बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर की एक तंग गली में करीमू नाम का एक ईमानदार दुकानदार रहता था। वह अल्लाह पर भरोसा रखने वाला नेक दिल इंसान था। शहर के मुख्य बाजार में उसकी एक दुकान थी, जहां वह शाही कालीन बेचा करता था। कुछ कालीन वह खुद बनाता था तो कुछ खरीद कर बेचता था। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी और घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। करीमू का एक बचपन का दोस्त था, फजल करीम। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन फजल करीम उसकी दुकान पर आया और थोड़ा घबराया हुआ बोला, यार करीमू, मैं एक जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। मेरे पास सोने के अशरफियों की एक थैली है जो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं इसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूं क्योंकि तुमसे ज्यादा ईमानदार मुझे कोई नहीं दिखता। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? करीमू ने तुरंत कहा, अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी अमानत मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। फजल करीम को सुकून मिला। उसने अशरफियों की थैली करीमू को दी और अपने सफर पर निकल गया। थोड़ी देर बाद करीमू अपनी दुकान के काम में लग गया। तभी 3 अमीर आदमी वहां आए। उनके कपड़े बहुत ही कीमती थे। देखने से ही लग रहा था कि किसी रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने करीमू से कहा, हमें एक शानदार शाही कालीन चाहिए। हम बादशाह के खास आदमी हैं और यह कालीन शाही महल के लिए खरीदा जाएगा। करीमू ने उन्हें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कालीन दिखाए। उनमें से एक कालीन उन लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा, इसकी कीमत क्या है? करीमू ने जवाब दिया, इस कालीन की कीमत 10 दीनार है। वे बोले, हम इसे खरीदेंगे, लेकिन भुगतान बादशाह सलामत के खजाने से होगा। तुम कल सुबह दरबार में आकर अपनी कीमत ले लेना। साथ ही बादशाह तुम्हें इनाम भी देंगे। करीमू ने कुछ देर सोचा। आखिर बादशाह का दरबार कोई मामूली जगह नहीं थी। अगर वहां से रकम मिलने का भरोसा था तो सौदा बुरा नहीं था। उसने कालीन उन्हें दे दिया और अगले दिन दरबार जाने का फैसला किया। सुबह करीमू अपने छोटे से कालीनों की दुकान से निकलकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आज पैसे मिल जाएंगे तो बाकी उधारी भी चुका दूंगा। जैसे ही वो शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक तगड़ा सा पहरेदार खड़ा था। करीमू ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, भाई साहब, कल कुछ शाही लोग मेरी दुकान से एक बढ़िया सा कालीन खरीद कर ले आए थे, जिसकी कीमत 10 दीनार बनती है। उन्होंने कहा था कि हमें बादशाह ने भेजा है और कल दरबार में आकर अपनी रकम ले लूं, तो मैं आ गया हूं। पहरेदार ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मूंछों पर ताव देते हुए बोला, आज तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है दरबार में। बादशाह किसी से भी नहीं मिलेंगे, तू कल आ जाना। करीमू का मुंह थोड़ा लटक गया, लेकिन उसने सोचा, चलो किस्मत भी मजाक कर रही है, कल ही सही। उसने पहरेदार को सिर हिलाकर सलाम किया और अपनी दुकान की ओर वापस चल पड़ा। करीमू बेचारा दिन भर दुकान पर बैठा रहा, ग्राहकों को सामान बेचता रहा, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही लगा था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह होते ही वो जल्दी जल्दी तैयार होकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते जब वो शाही महल के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ा पहरेदार उसे घूरने लगा। करीमू ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा साहब से बहुत जरूरी काम है। पहरेदार ने भौहें चढ़ाई और सख्त आवाज में बोला, अभी नहीं, राजा साहब बहुत व्यस्त हैं, 1 हफ्ते बाद आना। करीमू का मुंह लटक गया। वो बड़बड़ाने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, इतनी दूर से दौड़ते दौड़ते आया और अब 1 हफ्ते की छुट्टी पकड़ाई जा रही है। वो मायूस होकर वापस लौट पड़ा, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, आखिर राजा साहब इतने बिजी क्यों हैं? हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई खबर नहीं आई। करीमू बेचैन हो गया। उसने अपनी दुकान बंद की और राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के बड़े से दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा दरबान खड़ा था। करीमू बोला, भाई साहब, मैं दुकानदार करीमू हूं। शाही दरबारियों ने मुझसे कालीन लिए थे, अपनी रकम लेने आया हूं, अंदर जाने दो। दरबान मूंछों पर ताव देते हुए बोला, अभी महाराज व्यस्त हैं, 1 हफ्ते बाद आना। करीमू मजबूरी में वापस लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा, पहले ही उधार दिया, ऊपर से अब बार बार महल आना पड़ रहा है, दुकान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करूं, पैसे तो लेने ही होंगे। दूसरी बार गया तो असली खेल समझ आया। 1 और हफ्ता बीत गया। करीमू को लगा, अब तो रकम मिल ही जाएगी,
वह फिर से महल पहुंच गया और दरबान से बोला, अब तो हफ्ता पूरा हो गया, अब तो अंदर जाने दो। लेकिन इस बार दरबान ने उसे एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, भाई सीधे साफ सुन लो, जिन लोगों ने तुमसे कालीन लिए थे वे ताकतवर लोग हैं। उन्होंने कह रखा है कि कोई भी दुकानदार पैसे मांगने आए तो उसे किसी बहाने से टाल दो, तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे, बेहतर होगा कि तुम भूल ही जाओ। ये सुनते ही करीमू के होश उड़ गए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोला, ये क्या मजाक है, मैंने उधार में माल दिया, इतने दिन इंतजार किया, अब पैसे नहीं मिलेंगे, ये तो सरासर धोखा है। दरबान ने कंधे उचकाकर कहा, भाई मैं तो तुम पर तरस खाकर बता रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। करीमू ने गुस्से में कहा, तो मैं खुद बादशाह से शिकायत करूंगा। दरबान हंसते हुए बोला, भाई तुम अंदर जा ही नहीं सकते, हमें साफ हुक्म है कि तुम्हें अंदर न जाने दें। अब करीमू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह मायूस होकर अपनी दुकान की ओर लौट आया। रास्ते में सोचता रहा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो आगे उधार देने के भी पैसे नहीं बचे, माल भी खरीदना है लेकिन पैसा ही नहीं बचा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, ये लोग किसी न किसी दिन बाजार में जरूर आएंगे और जिस दिन आए मैं अपना पैसा वसूल करके ही दम लूंगा। अब करीमू इंतजार करने लगा कि वह दिन कब आएगा जब शाही लोग फिर से बाजार में आए और वह उनसे अपना हक वसूल कर सके। बाजार का शोरगुल अपने चरम पर था। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी, कोई फल फूल खरीद रहा था तो कोई कपड़े देख रहा था। करीमू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा उदास नजरों से ग्राहकों को आते जाते देख रहा था। उसकी चिंता का कारण वही पुराना था, अपनी मेहनत की कमाई वापस कैसे लाए। तभी उसने देखा 3 शाही आदमी घोड़ों पर सवार होकर बाजार से गुजर रहे थे। करीमू की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। उसने बिना सोचे समझे उनके सामने जाकर घोड़े की लगाम पकड़ ली और ऊंची आवाज में बोला, रुको, पहले मेरा हिसाब चुकता करो। तीनों आदमियों ने घोड़ों को रोककर करीमू को घूरा। उनमें से एक गुर्राया, कौन सी रकम, हम तुम्हें जानते भी नहीं। करीमू ने कसकर मुट्ठी बांधी और बोला, बेखबर मत बनो, मेरी दुकान पर आए थे, कालीन उठाया और बोले कि राज दरबार से पैसे ले जाना। मैं कई बार गया लेकिन तुम्हारे पहरेदारों ने अंदर तक नहीं घुसने दिया। अब मेरा पैसा वापस करो। तीनों आदमी ठहाका मारकर हंस पड़े। एक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू गरीब आदमी हमसे टकराएगा, जा अपनी दुकान संभाल और हमें रास्ता दे। लेकिन करीमू जिद्दी था। उसने एक घोड़े की लगाम जोर से खींची जिससे एक आदमी नीचे गिर पड़ा। बाकी दोनों हड़बड़ाकर घोड़े से उतर आए और करीमू को दबोच लिया। अब बाजार के बीचों बीच हाथापाई शुरू हो गई। करीमू भी कम नहीं था। उसने एक को मुक्का जड़ दिया लेकिन तीनों ताकतवर थे। उन्होंने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा जब तक कि वे खून से लथपथ जमीन पर न गिर पड़ा। चलो सबक सिखा दिया इसे, एक आदमी ने कहा और वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर वहां से चलते बने। करीमू कराहते हुए किसी तरह उठा और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे उसे लहूलुहान देखकर घबरा गए। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, इतने ताकतवर लोगों से टकराना जरूरी था क्या? छोड़ दो उस रकम को, हम इनसे जीत नहीं सकते। लेकिन करीमू की आंखों में अब भी जिद थी। उसने दृढ़ता से कहा, भाग्यवान, ये मेरे हाथ की मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगले दिन करीमू अपनी दुकान खोलने जा रहा था। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा और दरवाजा खोला, तभी अचानक पीछे से राजा के सिपाही आ गए। अरे चलो हमारे साथ, शाही कोतवाल ने तुम्हें बुलाया है, एक सिपाही गरजा। करीमू घबरा गया। भाईजान, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? सिपाही ने सख्ती से कहा, ये हम नहीं जानते, हमें तो शाही फरमान मिला है, चलो। बेचारा करीमू दुकान बंद कर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। जब वह कोतवाल के दरबार में पहुंचा तो वहां उसे वही 3 शाही आदमी दिखे जिन्होंने उससे कालीन खरीदा था। कोतवाल ने गुस्से में कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने शाही दरबार के आदमियों से मारपीट करने की जुर्रत की? करीमू ने हक्के बक्के होकर कहा, हुजूर, इन लोगों ने मुझसे कालीन खरीदा लेकिन पैसे देने के नाम पर टालते रहे। जब मैंने बार बार अपनी मेहनत की कमाई मांगी
तो ये मुझे झूठे वादे देते रहे। एक दिन बाजार में मुलाकात हुई तो इसी बात पर झगड़ा हो गया। लेकिन हुजूर, गुनाहगार मैं नहीं, ये लोग हैं। इन्होंने मेरी मेहनत की कमाई हड़पने की कोशिश की है। कोतवाल ठंडी आवाज में बोला, तुम जानते हो कि शाही दरबार के आदमियों से उलझने का अंजाम क्या होता है। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। करीमू की आंखों में आंसू आ गए। कोतवाल ने फरमान सुनाया, तुम्हारी दुकान जब्त कर ली जाएगी और सारा माल शाही खजाने में जाएगा। अब जाओ और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट पालो। आज से तुम्हारी दुकान अब राज्य की संपत्ति है। करीमू रोता हुआ घर लौटा। रास्ते में सोचता रहा, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा। घर पहुंचा तो पत्नी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी। करीमू फूट फूट कर रो पड़ा और सारी बात बता दी। पत्नी ने दिलासा दिया, अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिखा है वही होगा। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। बच्चों की भूख तो मिटानी ही होगी। तभी करीमू को याद आया कि उसके पास एक पुराना गड्ढा है। उसने सोचा, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा, कुछ पैसे मिलेंगे तो बच्चों के लिए खाना खरीद सकूंगा। अगले ही दिन वह जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे राशन लाता। कुछ दिन तक यही चलता रहा, लेकिन लकड़ियों से ज्यादा कमाई नहीं होती थी। फिर किसी ने उसे बताया कि पास में एक ईंट भट्ठा है जहां मजदूरी मिल सकती है। करीमू बड़ी उम्मीद लेकर भट्ठा मालिक के पास पहुंचा। साहब, मुझे काम चाहिए, बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मालिक बोला, ठीक है, यहां काम कर सकते हो। करीमू दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिन बीते तो उसने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा, मुझे कुछ और करना होगा। तभी उसे अपने दोस्त फजल करीम की याद आई, जो सफर पर जाते वक्त उसे एक थैली देकर गया था जिसमें अशरफियां थीं। करीमू ने थैली निकाली और उसे देखते ही सोचा, क्यों ना इनमें से कुछ लेकर काम शुरू करूं। जब कारोबार चल पड़ेगा तो फजल करीम को लौटा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया, नहीं, ये गुनाह है, ये किसी की अमानत है, खुदा सब देख रहा है, मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। उसने थैली वहीं रख दी और सोचा कि किसी से उधार लेकर फिर से कपड़े का कारोबार शुरू करेगा। करीमू ने कुछ भरोसेमंद लोगों से उधार लिया और धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। लेकिन जल्द ही उधार देने वालों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। करीमू ने कहा, भाई साहब, अभी तो वक्त नहीं आया, थोड़ा सब्र करो, मैंने आपसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। लेकिन उधार देने वाले सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मजबूर होकर करीमू को फिर से मजदूरी करनी पड़ी। वह खुद ईंट भट्ठे पर काम करने लगा और दुकान संभालने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी। एक दिन उधार देने वाले उसकी दुकान पर आ धमके और उसकी पत्नी से पूछा, करीमू कहाँ है। पत्नी ने बताया, वह मजदूरी करने गया है। गुस्साए उधार देने वाले भट्ठे पर जा पहुंचे और बोले, करीमू, हमें हमारा पैसा दो, वरना हम तुम्हें राजा के दरबार में पेश करेंगे। करीमू के आगे अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उधार लेने वालों ने करीमू की बहुत बेइज्जती की। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद करीमू अपने घर लौटा, लेकिन मन भारी था। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरी किस्मत इतनी बेरहम क्यों है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उधार देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते, ताने मारते। हारकर करीमू ने दरवाजा बंद कर लिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। शाम के वक्त जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पहले तो करीमू डर गया, कहीं फिर से कोई उधारी मांगने ना आया हो। लेकिन दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसने करीमू को देखकर सलाम किया और पूछा, तुम्हारा नाम करीमू है। करीमू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम कौन हो। वह आदमी बोला, कुछ वक्त पहले तुम्हारे दोस्त फजल करीम तीर्थ यात्रा पर निकले थे। जाते वक्त उन्होंने तुम्हें सोने की अशरफियों से भरी एक थैली दी थी, याद है। करीमू चौंक गया। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने वो थैली अब तक संभाल कर रखी है। आदमी ने एक खत उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। करीमू ने कांपते हाथों से खत लिया।
उसने उस आदमी को अंदर आने को कहा, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे इजाजत दो। और फिर वो चला गया। करीमू जल्दी से अंदर गया और खत खोलकर पढ़ने लगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब अल्लाह की इबादत में रम चुका हूं और अपनी बाकी जिंदगी उसकी बंदगी में बिताना चाहता हूं। मेरी बीवी बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने जो सोने की अशरफियों की थैली तुम्हें दी थी, अब वो तुम्हारी है। इसका सही इस्तेमाल करना, अपना कारोबार शुरू करो और जो बचे उसे गरीबों में बांट देना। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारा सच्चा दोस्त फजल करीम। करीमू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदे में सिर रख दिया। ऐ मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन करीमू की जिंदगी बदल गई। उसने अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी की, नया कारोबार शुरू किया और गरीबों की मदद भी की। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर इरादे नेक हों और दिल सच्चा हो तो अल्लाह कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।